नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ पर जोरदार निशाना साधा है, जिससे संघ में खलबली मची हुई है। और जो केजरीवाल ने दांव खेला है, उससे भारतीय जनता पार्टी भी खासी हलाकान है। और रविवार को उन्होंने जंतर मंतर पर जनता के बीच पहुंचे हुए थे। जनता की अदालत थी और 5 सवाल किए गए हैं केजरीवाल जी द्वारा। और वो सवाल जो हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन उसमें यदि आप बहुत उस पर गौर फरमाइए, ठीक से उसको सुनिए, देखिए, तो कहीं ना कहीं पीछे ये ध्वनित होता है कि निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ बहुत जमकर हैं। और रविवार का जो घटनाक्रम हुआ वो तो रहा ही रहा। और सोमवार को जो संजय सिंह मैदान में उतरे। और जैसी शैली है आप पार्टी की कि वो जब कोई शुरुआत करती है तो फिर वो उसे अंजाम तक पहुंचाने का उसका प्रयास होता है। और संजय सिंह ने भी इसी मसले मुद्दे पर संघ और बीजेपी को अपने निशाने पर लिया। साथ साथ वो फिल्म थी, एक बड़ी चर्चित फिल्म शोले। वो शोले फिल्म का एक दृश्य बड़ा मशहूर रहा है, जिसमें जो गब्बर सिंह मार देता है एक युवा को, नौकरी के लिए निकलता है और उसका शव गांव में पड़ा होता है। वो शव उस पिता का रहता है जो दृष्टिहीन है। और वो जब नमाज अता कर कर लौटते हैं तो गांव में बड़ा एक सन्नाटा सा होता है। तो पूछ लेते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो वही कुछ अंदाज रहा है संजय सिंह का। उन्होंने पूछा है कि 24 घंटे से ज्यादा कुछ हो गए हैं, लेकिन ना तो जो सवाल आप पार्टी की ओर से पूछे गए हैं उस पे बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया दी है, और ना ही संघ की ओर से कुछ निकल कर आया। और ये सब चल रहा है देश में। इन सब के बीच नागपुर से भी आज एक खबर निकल कर आई। वो नितिन गडकरी जी, जो मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है और बार बार वो चर्चाओं में रहते हैं। और क्यों रहते हैं ये बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या रिश्ते उनके मोदी शाह से हैं। तो उन्होंने एक मजाक किया है। जो दौर चल रहा है उस मजाक उनका ये रहा है कि चौथी बार हम सत्ता में आए या ना आए, यानी बीजेपी और एनडीए की ओर इशारा करते हुए, लेकिन रामदास अठवले हैं, वो मंत्री जरूर बनेंगे। मंच पर थे रामदास अठवले। और जो कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम में, उन्होंने कहा ये एक मेरा जो है हास परिहास का रूप उन्होंने इसको दिया। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं, चाहे वो विपक्ष जिस तरीके से निशाने साध रहा है बार बार, मोदी शाह भारतीय जनता पार्टी एनडीए, राहुल गांधी ने निशाने पर लिया हुआ है जमकर। तो इधर केजरीवाल ने जो कल एक दांव खेला, नया कह सकते हैं, पहले भी उन्होंने निशाने साधे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक या बीजेपी पे, लेकिन कल हमला कुछ ज्यादा तीखा रहा है। और अब विपक्ष पूरे एक आक्रामक अंदाज मुद्रा में है, और होना भी चाहिए। और जो बचाव वाला जो एक पक्ष होता है वैसा अभी दिखा नहीं है। जो अब हम जब ये समय अब डिबेट कर रहे हैं, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, तो उस तरीके से कोई जो भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ती है वैसा कुछ हुआ नहीं है। और इसके साथ साथ जो 2 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है, विधानसभा का सिलसिला जारी है चुनावों का, तो वहां जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक वहां भी है, और सत्ता पक्ष कोशिश में है कि किसी तरीके से इज्जत बचाई जाए। और खासकर हरियाणा में बहुत स्थितियां विचित्र हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी जो साम नाम दंड भेद की नीति अपनाती है, वो कोशिश हो रही है। वो कुमारी शैलजा वाला दांव था, वो भी कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठ पाया। शैलजा की ओर से निकल कर आ गया है कि ये सब जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस झांसे में हम आने वाले नहीं है। तो जो कुल स्थिति है, ऐसे में मोदी जी अमेरिका में है और उनके पीठ पीछे यहाँ चल रहा है सारा कुछ। तो चर्चाएं पूरी उफान पर हो ही जाती हैं राजनीति में। और मोदी जी ने कल अमेरिका में रात का उनका न्यूयॉर्क का जो भाषण था भारत वंशियों के बीच, उसकी भी चर्चाएं हैं। तमाम ये जो, चाहे वो भारत में हो या जो मोदी जी का अमेरिका दौरा है, सब कुछ एक उस पर चल रहा है। राजनीतिक सिलसिला जो एक उठापटक होती है वो जारी है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए चलेंगे। हमारे जो ये डिबेट होती है, खास पैनल के पास जुड़ गया है पैनल हमारे साथ। सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब जुड़े हैं, संजीव चंदन जी जुड़े हैं, और डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, विश्लेषक हैं। और पूरा पैनल जो है, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे दर्शक आपको सुनते हैं, सभी को बड़ा दीर्घ अनुभव आप लोगों का अपना अपना क्षेत्र में है, और देश दुनिया
में जो घटनाक्रम होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या बाकी जो खबरें जिस तरह की होती है, सब पे आप निगाह नजर रखते हैं। और निगाह नजर के साथ साथ एक खरा बोलना, शानदार बोलना और सीधा सीधा बोलना आपकी ओर से होता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में अरुण सर आपसे करना चाहूंगा, जो ये सन्नाटा क्यों है भाई, और ये जो उधर तंज जो आया, या जो जिसको मजाक का एक रूप दिया गडकरी जी की ओर से, कैसा इसको देखा जाए? ये 2 राज्यों में चुनाव जारी है, सब उठापटक तेज है, मोदी जी अमेरिका में है, और जो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई जवाब की जो इंतजार है, जवाब का आप पार्टी को, इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया अरुण सर? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। संजीव जी, सभी मित्रों को नमस्कार। सबसे पहले पता नहीं क्यों जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे अपना गांव याद आ गया। हमारे गांव में एक मतलब इस तरह की रहती थी कि जब बच्चा बिगड़ जाए तो शिकायत माँ बाप से की जाती थी। कई बार वो शिकायतें जो जब बच्चा ताकतवर हो, मतलब उसके बाद घुमा फिरा के की जाती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे माँ बाप को इंसल्ट करने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए भी शिकायतें होती थी। तो अरविंद केजरीवाल ने पहली बार संघ प्रमुख को नोचा है, जो चिकोटी काटी है। अब जो आप कह रहे हैं कि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो सवाल ये क्या है, कैसे? देखिए, एक बात आगे बात करने से पहले ये आप पार्टी ने इतना सन्नाटा क्यों, उन्होंने ही इसको एक और प्रश्न उछाला है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वही है कि अब वही है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी और संघ, इनका बड़ा मजेदार रिश्ता रहा है। आप याद कीजिए 2014 में गोविंदाचार्य जी ने आपका समर्थन किया था। 2015 की स्थिति याद कीजिए, तब संघ इसलिए नाराज था क्योंकि डॉक्टर जो हमारे दिल्ली वाले थे, उनकी जगह इन्होंने किरण बेदी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया था। तो इनके बीच में वो चलता रहा है। इस बार बिल्कुल अरविंद केजरीवाल हरियाणा में काम बिगाड़ू ताऊ चलता उसकी तरह आए हैं। उन्होंने वो सब बातें कही। वो किस्सा ये था कि भाई गांव में कोई भी गड़बड़ होती थी, ताऊ जी आके कुछ ना कुछ करते थे, और ऐसी बात करते थे कि जिससे बना काम बिगड़ जाता था। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल उस ताऊ के किस्से को, क्योंकि पता लगा कि लड़के की शादी तय हो रही है, सब बैठे हुए हैं, पहुंचे चौपाल पे, उस लड़के ने प्रणाम किया, उन्होंने वाह बेटा वाह, तेरा ब्याह हो जाए और तेरी मिर्गी भी ठीक हो जाए। तो ठीक इसी तरह का खेल जो है अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने याद दिलाई है, किसको याद दिलाई? जो संघ शुचिता की बात करता है, वो संघ जो आज की तारीख में कितना व्याख्यान देता है, कितने उपदेश देता है, उससे पूछा है कि जब भ्रष्ट लोग बीजेपी में लाए जाते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता क्या? जब ईडी और सीबीआई से घेर के लोगों को परेशान किया जाता है तो आपको बुरा नहीं लगता है क्या? ये चीजें ऐसी हैं कि इन पर सवाल अभी तक किसी ने नहीं पूछा। अब 75 साल का फार्मूला है। अरविंद केजरीवाल ने जब सवाल उठाया था पिछली बार, जब वो विधानसभा चुनाव के वक्त आए थे, लोकसभा चुनाव के वक्त, तो तत्काल अमित शाह आ गए। उन्होंने कहा नहीं नरेंद्र मोदी कार्यकाल पूरा करेंगे। तो भाई वही पूछा कि जब आडवाणी जी पर वो लागू हो रहा है, मुरली मनोहर जोशी पर वो लागू हो रहा है, तो फिर मोदी पर क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? और जो सबसे ज्यादा दुखती रग है कि भाई आरएसएस बीजेपी की मां है, ऐसा सब कहते हैं। अब बेटा, आप याद करिए कि जब नड्डा ने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम बड़े हो गए, तो केजरीवाल ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि कैसा लगा आपको जब वो कहते हैं आपकी जरूरत नहीं है? बेटा बड़ा हो गया है, इज्जत नहीं कर रहा है। आप अनुमति दें तो मैं वो थोड़ा सा रिको उसको कर देता हूँ, सुना देता हूँ। वो है थोड़ा सा 4.5 मिनट का है। अनुमति हो सुनिए तो मैं उसको मैं सुनाता हूँ, आप इसको कंटिन्यू करिएगा, सुनिए। वाले कहते हैं, सवाल तो हालांकि सुने, लेकिन फिर भी एक बार चूंकि हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछे तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी
देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। एक और बात रखना चाहता हूं मैं, प्रश्न के रूप में नहीं है। आज हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। वही जो सवाल वो कर रहे थे, जो आप बता भी देते हैं अरुण सर। मैं इस बीच में अजय शुक्ल जी जुड़ गए हैं हमसे। अजय सर का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत स्वागत अजय सर आपका। अरुण सर, आप जो बातें कर रहे थे उसी पर हम फोकस करेंगे। आप उसी चीजों को, मैंने इसलिए कि वो एक बार देखा भी जाए, हालांकि नया नहीं है, लोग देख रहे हैं, कल से चल रहा है, कल का है,
लेकिन हम आज डिबेट इस पे कर रहे हैं, तो हमने कहा निश्चित तौर पर वो और भी एक बार रिकॉल हो जाए, एक बार पुनः उसको ध्यान कर ली जाए। तो आप जो कर रहे थे कंटिन्यू कीजिएगा। आपने जो बातें कर रहे थे कि वो मातृतुल्य संस्था और दुखती रग को दबाया गया, एक जम के दबाया गया, आप नहीं कंटिन्यू करिए। संजीव जी, पहली बार ऐसा किया है अरविंद केजरीवाल ने। अभी तक ये होता था कि संघ और बीजेपी में इशारे इशारे में बात होती थी। संघ की बात कोई, बीजेपी की बात कोई संघ से कहता नहीं था जाके। क्या हुआ, पहली बार अरविंद केजरीवाल ने सीधे जाके, चूंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी संघ की कोख से जन्मी है, तो वो माता जी के दरवाजे पे खड़े हो गए अपनी शिकायत ले जाके। ये बहुत बड़ा दांव खेला है, राजनीतिक दांव है उनका, बड़े बहुत, जिसको कहते हैं भोलेपन से कि अब हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो आपका है, आपको अच्छा लगा, भ्रष्ट लोग आ गए। अभी तक बातें सब हुई हैं, पहली बार संघ से सीधे सवाल करके अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में जो थोड़ी सी खटास, अभी आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जो संघ प्रमुख के बयान आए हैं, उनमें नाम नरेंद्र मोदी का नहीं लिया है, लेकिन सारी बातें उन्हीं के ऊपर थी, सबने देखा, सबने समझा। और एक नई चीज आई है इस बीच में, जो आप मजाक की बात कर रहे थे, अपने नितिन गडकरी जी ने जो नागपुर में मजाक किया कि रामदास, हमारी सरकार चौथी बार बने न बने, रामदास आठवले मंत्री जरूर बनेंगे। इन्हीं गडकरी जी ने 8 दिन पहले कहा था कि हमसे विपक्ष के एक नेता ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनो तो हम आपका समर्थन करेंगे। मतलब क्या है कि बीजेपी के भीतर पहली बार, अभी तक तो सब मोदी के पांव पड़ते थे, कोई नहीं बोलता था, अब बातें होने लगी हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार भले घोषित तौर पे ना हो, लेकिन गडकरी जी ने ये कह के ये बता दिया कि वो कहाँ खड़े हैं। और जो सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने ये जो है बहुत कायदे से, बड़े मासूम बन के सवाल संघ प्रमुख से पूछे हैं। अब ये सवाल उठे हैं, कल से आज तक सन्नाटा क्यों है, ये भी बात आ गई। भाई वहां तो जो आपने शोले का उदाहरण दिया, तो वहां तो बहुत भारी गमी थी, उसका जवान बेटा मरा पड़ा था। यहां भी वही स्थिति है कि बोले तो कौन और जवाब तो क्या दे। एक और चीज है, जब अरविंद केजरीवाल ये बातें करते हैं, पिछले सालों में केजरीवाल को देखिए आप, वो रामलीलाओं के मंच पे गए हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया है, उन्होंने अभी भी राष्ट्रवाद की बात की, उन्होंने तिरंगा फहरवाया है, वो बीजेपी की बी टीम भी बनते रहे। तो इसमें कई संदेश हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहे अब इसको छोड़ो, बेटे को मैं खड़ा हूं। ये भी चीज है, क्योंकि केजरीवाल तो केजरीवाल है, कभी इधर इतनी ही चालाकी से उन्होंने अन्ना को किनारे किया है, पर आज दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब मोदी से सवाल नहीं है, सवाल मोहन भागवत जी से है, और भागवत जी को बोलना पड़ेगा, अभी इशारों में काम नहीं चलेगा। अब वो अविनाशी की बात करें तो भगवान बनने की देर, इन सवालों का जवाब, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे गए हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछे गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी राजनीतिक चतुराई से गेंद फेंकी है भागवत जी के पाले में। और अगर भागवत जी नहीं बोलेंगे तो कल अगला दांव जो आएगा वो ये है कि मिले हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। संघ की ओर से प्रक्रिया आनी चाहिए, नहीं आएगी तो उन्हें और मौका मिलेगा। और ये मौका जो है वो मोदी को कटघरे में जैसे इन्होंने अभी खड़ा किया है, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये तय है 75 साल का फार्मूला अविनाशी अपने ऊपर तो लेंगे नहीं। जो परिस्थितियां आज बनी है, दुनिया भर में जो परिस्थिति बनी है, उसका आनंद कांग्रेस और राहुल गांधी उतना नहीं ले पाए जितना अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। अब इससे आगे क्या होगा, जेल में रह के आए, अब वो निर्द्वंद है, क्या करोगे, दोबारा जेल ही तो भेजोगे। अभी ये पहले रॉकेट लागे गए हैं, अभी देखते जाइए, फायरिंग बहुत ज्यादा होने वाली है और संघ को मुंह खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संघ को मुंह खोलना ही पड़ेगा, और ये फायरिंग की शुरुआत है। मैं डॉक्टर सुधांशु सर के पास जाता हूँ। सुधांशु सर, ये शिकायत या निशाने पर माताश्री ज्यादा है, जो मातृतुल्य संस्था, उसके चीफ को उन्होंने इंगित किया है, और शिकायत बेटे की, लेकिन क्या आप इसमें पाते देखते हैं कि उनकी शिकायत उन पर ज्यादा और दबाव यह है कि अब आप बेटे के कान उमेट दीजिए, जो कुछ हो सकता है वो कर लीजिए, क्या आप इसके पीछे देखते कहते हैं सुधांशु सर? देखिए, कान उमेटने वाली बात तो है नहीं। और कान आरएसएस कान उमेट, बीजेपी का क्या कान उमेटेगी। बात देखिए क्या है, एक तो ये समझना पड़ेगा कि जब अरविंद केजरीवाल के उभार के पीछे कौन लोग खड़े। जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था तो सबको ही, हम लोग भी उसके पार्ट रहे हैं, क्योंकि उसमें एक इस तरह का आंदोलन था, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था,
जैसा कहा गया था, बाद में क्या हुआ सबके सामने है। लेकिन जब वो शुरुआत में था तो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था, और जिसको हम लोग आज गोदी मीडिया कहते हैं, उस गोदी मीडिया ने ऐसा एक चेहरा उस समय की सरकार का जनता के सामने प्रोजेक्ट किया था कि लगता था कि पूरा भारत जो है लूट लिया गया। और वो बड़े-बड़े 2G कोयला और स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल जितने जितने तरह के घोटाले, और सबसे बड़ी बात है कि उन घोटालों का अमाउंट जो रहता था वो मुझे लगता है भारत के इतिहास में ऐतिहासिक चीज़ है। तो सब कोई आंदोलित हो गया कि भाई ये तो मतलब कांग्रेस लीड्स गवर्नमेंट ने इसको पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। और सबको पता है, अब पिछले 2014 से 24 में जब आज हम लोग बैठे हैं तो सबको पता है कि वो क्या था और किस तरह का प्रोपेगेट किया गया था। मुझे याद है अखबार हिंदी हिंदुस्तान अखबार में एक पूरी नरेंद्र मोदी को कैसे प्रोजेक्ट करना है उसको उसकी पूरी तैयारी थी। और उस तैयारी के पीछे कहीं से भी मुझे लगता है कि आरएसएस भी और उसके जितने अनुषंगी संगठन, किसी के सपने में भी नहीं था कि कोई एक दूसरा व्यक्ति जो है उस आंदोलन का पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए नीचे आगे आ जाए। ये पूरा मूवमेंट को वो लोग बैक कर रहे थे। मुझे याद है वहां नारे लगते थे, वो मतलब अन्ना हजारे का मूवमेंट था, लेकिन सारी चीजें जो है उस समय भी राहुल गांधी के खिलाफ, मतलब एक नारा उस समय लगता था कि देश का युवा जाग गया और राहुल गांधी भाग गया, ये नारे उस समय लगते थे। तो टारगेट तो दरअसल उस समय था कि भाई चूंकि राहुल गांधी भविष्य का नेता सब लोग मानकर चल रहे थे, तो राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था। और सबको ये विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते हैं, योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण, ये सारे चेहरे वैसे थे जो बेदाग चेहरे थे, जिनके ऊपर कोई, और सब लोग एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, सामाजिक नेता के रूप में पहचानते। तो ये तो सबको पता है कि भाई शुरुआत इनकी अरविंद केजरीवाल को लीडर बनाने में अगर किसी चीज की भूमिका थी तो भारत की गोदी मीडिया, और दूसरा था आरएसएस जिसने उसको खड़ा किया, क्योंकि इतनी क्षमता अरविंद केजरीवाल में नहीं थी कि इतना बड़ा मूवमेंट और इतने दिनों तक और इतनी बड़ी ताकत और संख्या के साथ, क्योंकि कोई भी मूवमेंट आप उठाओगे, ऐसा नहीं है, और भी देश में मूवमेंट हुए हैं, लेकिन इस तरह का कि एक मूवमेंट उठता हो और पूरा देश एक साथ उसके साथ खड़ा हो जाता है, गली गली में उसके नारे लग रहे थे, तो उसके पीछे आरएसएस खड़ी थी, इसमें कोई डाउट नहीं। एक महत्वपूर्ण चीज की ओर संजीव जी आपको और ध्यान दिलाऊंगा, भले ही जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तो उसने जो पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाया वो कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अगर आप वोटिंग पैटर्न का देखेंगे तो ठीक है, चूंकि वो पार्टी खड़ी हुई थी कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के जो भी उसके खिलाफ, तो उस समय तो एक तरह से वो लोग जो कांग्रेस के वोटर थे वो शिफ्ट होकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए। लेकिन जो वोटिंग में अगर आप कास्ट, रीजन, उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो अरविंद केजरीवाल का जो वोटिंग जो जो कहता है कि भाई अपर क्लास और मतलब शहरी वर्ग, ये सारे जो वोटर्स थे ये बीजेपी के वोटर्स, और उसको कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अन्य जगहों पर जहां पर भी आप जाते हैं, गुजरात में भी अगर इनका कुछ बढ़ रहा है या गोवा है, तो उस तरह के जगहों पर इनका ज्यादा विस्तार हुआ है, जो शहरी क्षेत्र। आप इसको गौर करके देखिएगा, जो आम आदमी पार्टी जहां जहां अपना विस्तार, तो कोई ना कोई एक तरह का एक समानता तो है वोटर्स के बीच में, जो बीजेपी से भी, तो मतलब वैसे वोटर्स है जो बीजेपी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और अगर उनको, आप दिल्ली में ही देख लीजिए, सेम वोटर है वो लोकसभा में कांग्रेस की तरफ नहीं जाता, वो बीजेपी की तरफ चला जाता है, और फिर विधानसभा में वो वापसी कर लेता है अरविंद केजरीवाल को, तो आम आदमी पार्टी की तरफ आता है। तो ये एक बड़ी अलग चीज है। अब मुझे जो लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहने के दौरान उन्होंने कुछ टारगेट पर फिक्स किया है कि कैसे जो है आगे आके, और अल्टीमेटली क्योंकि देखिए बीजेपी की कोई भी संकल्पना बिना आरएसएस के बैक के नहीं की जाती। आज आरएसएस खुल के ओपन में, मोहन भागवत जी आज आके कह दे कि बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और हमारे आरएसएस के जितने कार्यकर्ता और जो उनके मतलब उनके जो ट्रेन लोग हैं, जो कैडर हैं, वो कैडर को वो निर्देशित कर दें कि ऐसा है कि बीजेपी को हमें कोई पॉलिटिकल मदद नहीं करती। तो आपको मैं बता रहा हूं, बीजेपी एक चुनाव जीत कर दिखा, जितने, क्योंकि आरएसएस देखिए जितने भी संगठन है, यहाँ तक कि मैं जानता हूं कि जो हमारा, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारा जो इनका शिक्षक संगठन है, उसको नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट कहते हैं, वो संगठन भी अल्टीमेट ऑर्डर अगर बीजेपी से ऑर्डर नहीं लेता, ठीक है दिखावे में होता है, उनका जो प्रदेश भाजपा मुख्यालय से उनकी चीजें तय होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गवर्न होता है वो आरएसएस से गवर्न होते हैं उन लोग, कि भाई आरएसएस के किसी अधिकारी का अगर कोई आदेश आ गया और बीजेपी के किसी बड़े पदाधिकारी का आदेश आ गया, तो आरएसएस के पदाधिकारी का आदेश जो है मान्य होगा, बीजेपी के पदाधिकारी का आदेश रद्द कर दिया है। ये सच्चाई है जो हम लोग अपनी आंखों से। तो अब उन्होंने क्या किया, इसका मतलब क्या है कि भाई अल्टीमेटली जो बेस दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, वो आरएसएस है।
तो उनके कैडर को बताने की जरूरत है कि भाई आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आरएसएस करता रहा है इस देश के लिए कि भाई हम राष्ट्र, जैसा उन्होंने कहा शुरुआत में कह रहे हैं कि भाई हम राष्ट्रवादी हैं और आप अपने को देशभक्त कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कार्यकर्ता भी होंगे जो इस आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं कि भाई आरएसएस जो है राष्ट्र प्रथम में विश्वास करता है। तो उनको ये कहने की जरूरत, वो कहने की शायद कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत जी तो देखिए इस पे कोई, ठीक है आरएसएस का एक बयान आएगा जो भी गोलमोल उनका रहता है, अभी भी मोदी जी पर भी जो उन्होंने अटैक किया है तो वो कहीं और ले जाकर करते हैं, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लेते हैं। कहते हैं कि कोई अपने को भगवान समझने लगे, तो इंटरप्रिटेशन है और हम लोग अपने आप एक अनुमान लगा लेते हैं कि भाई वो मोदी जी के लिए। तो आरएसएस का भी जो इसका उत्तर तो उसी तरीके का आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनके कैडर है, आरएसएस का कैडर है, जिन्होंने प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जो इनके ट्रेनिंग्स होती है और जो इनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी उनको भी टारगेट कर कि भाई आप लोग को जो सिखाया जाता है, आपको जो ट्रेनिंग की जाती है, आप इतना जी जान लगाकर आरएसएस के कहे हुए हर बात के ऊपर आगे आते हो, तो उसमें तो कम से कम जिस शुचिता की, राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी, राष्ट्र प्रथम की जो बातें की जाती है, उसको तो ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग बिल्कुल खंडित कर रहे हैं। तो आप अपनी इमेज इनके साथ जुड़ के क्यों खराब कर? आप तो अपना स्टैंड क्लियर करो। तो इससे मुझे लगता है एक जो उनको लग रहा है कि पॉलिटिकल उनको ये जो लाभ मिलेगा कि भाई हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोग, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप हमसे ज्यादा वरिष्ठ हैं आप लोग, आरएसएस का कैडर जो व्यक्ति होता है उसकी फैमिली भी उस तरह की होती, मतलब उसमें बिलीव करने वाली। वहां पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे कि भाई पिताजी अगर आरएसएस में काम कर रहे हैं, आरएसएस संगठन में आते जाते हैं, उनके कैडर हैं, तो उनके परिवार के लोग भी बहुत बिलीव करने वाले होते हैं। अब दूसरे दलों के हो सकता है कि कांग्रेस का कोई एक व्यक्ति, घर में एक व्यक्ति कांग्रेस का सपोर्टर है तो उसका दूसरा भाई जो है दूसरे दल का सपोर्टर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बीजेपी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सहमत सहमत। तो जी, तो ये चीजें, ये जो है मुझे लग रहा है कि उसको अरविंद केजरीवाल जी टारगेट कर, एक तो ये मुझे जो इनका पॉलिटिकल ये आ रहा है। दूसरा क्या है, देखिए जितने कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता, उन हर एक को हर छोटी छोटी बातें तो उनके तक कोई डायरेक्टली पहुंचाता नहीं है। ये तो सच्चाई है कि आफ्टर ये जो 2024 के रिजल्ट के बाद मोहन भागवत जी ने बयान दिया और उनके जो एक दूसरे वो जो समरसता मंच चलाते हैं, मैं अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका बयान आया, तो वो सारे बयानों से ये तो कहीं ना कहीं मैसेज गया ही है इनके कार्यकर्ताओं के बीच, बीजेपी और आरएसएस दोनों के कार्यकर्ता। इसके पहले इनके जेपी नड्डा जी ने भी चुनाव से पहले बयान दे दिया था, और वो मुझे आज तक वो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई साथी अगर मुझे समझाए कि जेपी नड्डा जी को चुनाव के जस्ट पहले वो बयान उन्होंने क्यों दिया था, वो पॉलिटिकल सुसाइड करने वाला बयान। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक तरह का उसमें अहम दिख रहा था कि मुझे अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, और मुझे आश्चर्य लगा था क्योंकि कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो पॉलिटिक्स को, थोड़ा भी भारत के पॉलिटिक्स को समझता है, वो कभी भी मतलब उस चौंकने वाला बयान था कि आप ये कैसे दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या था, मुझे ये लगा उस बयान से, जो केवल ये मैं समझ पाया था कि शायद जो प्रेशर पड़ता होगा आरएसएस की तरफ से कि भाई आप ये मत करिए, वो मत करिए, हमारे लोगों को यहाँ बिठाइए वहां, क्योंकि देखिए दो तीन चीजें तो मैं आपको बहुत, दो तीन मिनिस्ट्री के ऊपर तो आरएसएस डायरेक्टली कंट्रोल करता है। एक तो जो इनका मतलब संस्कृति मंत्रालय है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर दुनिया जो भारत के है उसको लेकर, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा है, शिक्षा जी शिक्षा, जी जी बिल्कुल जी, वही मैं भी कह रहा था। तो अभी हो सकता है कि वो प्रेशर पड़ते होंगे। मैंने अभी बताया ना कि जो मतलब यहाँ तक की जो नियुक्तियां हो रही है विश्वविद्यालयों के अंदर, उसमें भी आप पहले दौर में कंप्लीट कीजिएगा। मैं दो अजय सर और संजीव से, हाँ आप करिए, फिर मैं दोबारा भी लौटूंगा जी। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि ये प्रेशर पड़ रहा होगा तो वो रिएक्शन था, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक गलत स्ट्रैटेजी थी। और अब जब चूंकि दोनों तरफ से बयानबाजियां हुई है, कुछ ठीक है अब शायद शांत पड़ रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा ऐसा भी नहीं। तो उसको और वाइडन करने के लिए, उसको और चौड़ा करने के लिए उस खाई को शायद ये चाल अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी चाल। और राजनीति में तो सब कुछ जायज है। अब राजनीति जिस तरीके से आपको खेल है, उसमें साम दाम दंडभेद अपनाया जाता है। संजीव सर, ये जो ऐसा लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दांव खेला है, उसमें साफ दृष्टिगत हो रहा है कि फूट डालो राज करो वाला भी उसमें कहीं एक जो अंग्रेजों का जो एक दौर हुआ करता था, जो वो करा करते, वैसा कुछ पुट नजर आता है। क्या आप कहेंगे इस सब पर, जो आपने बाकी सुना, चाहे अरुण सर को सुना या अभी सुधांशु जी को? फिर मैं अजय सर जी के पास जाऊं, उसके पहले अजय सर जी की एक अध्यक्षीय होगी तीनों के बाद, और बाकी मैं अगले चरण भी एक सवाल और करना चाहूंगा आप लोगों से। तो आपकी अपनी टिप्पणी सर। संजीव सर, देखिए अरविंद केजरीवाल तो सबने कहा ही,
ये आरएसएस का पूरा बैकअप था, आरएसएस के ही बाई प्रोडक्ट थे वो। और जितना सोशल जस्टिस की चर्निंग हुई है उसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी के प्रोडक्ट रहे हैं वो, उसके मेंटर रहे हैं। तो हम लोग जैसे लोग तो उस वक्त भी जब ये इनका आंदोलन खड़ा हुआ था तब से ही डाउट कर रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, कुछ किताबें भी आई। हम लोग, मैं उस समय वर्धा में था और फुले अम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़ा होता था, पत्रकारिता वहीं कर रहा था। वहां से हम लोगों ने एक लोकपाल, जब ये कर रहे थे तो हम लोगों ने एक लोकपाल भेजा भी कि लोकपाल ऐसा क्यों नहीं हो, क्योंकि जो इशू भ्रष्टाचार को केंद्रीय तत्व आप बनाएंगे और उस पर दोनों ही बार जब लोकपाल बिल पास हो रहा है तब और कई बार जो संसद का डिबेट है वो देखा जाना चाहिए। बहुत सुचिंतित डिबेट लोगों ने किए हैं और बताया है कि किस तरह से आप संस्था, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर उसको ये लोग असर करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को केंद्र में रख करके। उसके बाद सब बाकी तो इतिहास है, हमारे सामने है, पार्टी बनती है और क्या क्या होता है। चेहरे जो है कहाँ कहाँ जाकर गिरे, कुछ यहाँ गिरे, कुछ वहां गिरे। जो गिरे वो ज्यादातर बीजेपी की ओर गिरे। किरण बेदी से लेकर के तमाम लोगों को जानते हैं, अनुपम खेर के तमाशे हम लोग जानते हैं आगे क्या हुए। जो एक दो लोग थे स्वामी अग्निवेश जैसे लोग, उनकी बदनामियां हुई, वो सब क्या क्या स्ट्रेटजी रही है वो सब सामने है। लेकिन अब सवाल है कि ये अब इधर हैं और उसमें एक चीज और है, आरएसएस एक विचारधारा आधारित संगठन है, उसका अपना एक एजेंडा है, उसको ये करना है। बीजेपी का भी अपना एक खास विचारधारा के साथ काम कर रही है। आरएसएस की पहली पसंद बीजेपी है, लेकिन दूसरी या तीसरी पसंद भी वो खड़ा करते हैं। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी का पूरा पैटर्न अवसरों को साधने वाला रहा है। ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना उधर है, शिवसेना ने भी कहा, भी हम सब इतिहास जानते हैं महाराष्ट्र में कि वो कैसे कहाँ से शुरू होती है, कांग्रेस के साथ भी शुरू होती है, कांग्रेस के खिलाफ भी जाती है, लुंगी पुंगी होता है, फिर जाकर के वो सब फिर एंटी मुसलमान केंद्रित हो जाते हैं और कैसे चीजें खड़ी होती। ये सब कुल मिलाकर के फिर अब आज बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। तो ये भारतीय राजनीति में इसको एक जो उनका अपना एक तनाव पैदा होता है राजनीति में, आप एक ही जगह होते हुए भी तनाव पैदा होता है, तो वह खास करके विपक्ष के लिए अवसर की तरह है। जो रियल विपक्ष है, जो विपक्ष पैदा करना चाहता है, जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों का विपक्ष पैदा करना चाहता है, विकल्प पैदा करना चाहता है, वो इससे खेल सकता है और खेलना चाहिए, खेलने की कोशिश भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ये दोनों ही चीजें कर रहे हैं। एक तो वो मातृ संगठन नहीं पितृ संगठन होता है, उनके यहाँ मातृ संगठन कंसेप्ट ही नहीं। तो ये जो पितृ संगठन है उसके सामने एक तो लेकर के जा रहे हैं। दूसरा, खेलने की भी कोशिश है कि उनको कटघरे में खड़ा करके पहले आप ही की क्रेडिबिलिटी को सामने ला करके अपने, और भाई बंधु हमारे हैं, कई संगठन है, बजरंग दल है, विवेकानंद संगठन है, कई हिंदुत्व के नाम पे तरह तरह के सनातन वनातन सब इनके सहस्त्रमुख सहस्त्रबाहु है ये संगठन। तो ये सब भाई बंधुओं के बीच कुछ रिजेंटमेंट है आरएसएस के भीतर। हम आप सबके साथी आरएसएस के भीतर हैं, हम सब जानते हैं। कई सारे दुखी हैं, इनके सुधांशु जी के विश्वविद्यालय के नियुक्तियों को लेकर के भी दुखी हैं। इसके अलावा उनके दुख हैं कि आप जो खुलेआम कहा केजरीवाल साहब कि आपने एनसीपी से लाया, उन लोगों को लाया जो भ्रष्टाचारी, ज्ञात भ्रष्टाचारी हैं, उनको लाया, इस पर आप क्या कहते हैं? तो ये जो सूचिता का प्रसंग है, जिसका दावेदारी आरएसएस जरूर करती है, सूचिता कितनी रखती है ये अलग बात है, तो उसको ये कटघरे में करके थोड़ा सा एक उस डायकोटमी के भीतर खेलने की कोशिश है और अपना स्कोर बनाने की कोशिश है। लेकिन फाइनली मैं इसको जो है घर की आपसी लड़ाई की तरह भी देखता हूं। वो जाएगा कहां, पहला दूसरा तीसरा वाला मामला है। इसमें खूबसूरती से यदि जो रियल विकल्प के तौर पे काम करने वाले लोग हैं वो इस विरोधाभास को, इस डायकोटमी को बढ़ाते हैं तो बेहद अच्छा है। उसमें कोई बहुत, इसलिए और हुआ भी वही फैसला हुआ है। शिवसेना यदि आज इधर है, आज ये आम आदमी पार्टी कमोबेश हरियाणा में लड़ रही है, फिर भी इंडिया गठबंधन में ही है। दिल्ली में भी लड़ेगी लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन में ही होने वाली है। फाइनली चली जाए तो एक अलग बात है, मैं ऐसे देखता हूँ।
एक अंतिम टिप्पणी मैं करता चलूं, क्योंकि वो विषय था सामने, आपके इंट्रो में भी था, वो है रामदास जी आठवले और नितिन गडकरी का जो प्रसंग है, और बड़ा वो दोनों के रिश्ते भी वैसे ही हैं। बिल्कुल। और नितिन गडकरी भी चुटीले अंदाज में बात करते हैं, और वो भी वाला मामला है। तो रामदास आठवले ने खुद ही ये बात कह रखी है संसद में, याद करिएगा, सोनिया जी की तरफ बात करते हो, राहुल जी को शायद जन्मदिन पे बधाई देते हो, जी। और वो कि आज मैं इधर हूँ, कल हवा उधर चलेगी तो मैं उधर आऊंगा। 2019 के चुनाव के आसपास उन्होंने कहा कि उधर चलेगी तो हम उधर आएंगे। और कुछ हद तक अभी की पूरी दलित राजनीति को माइन्यूटली गौर करिएगा तो वो कमोबेश उधर ही है, लेकिन कमोबेश उधर है तो उधर होती नहीं है वो। हमने सर फॉरवर्ड प्रेस में 2014 में इन्हीं नितिन गडकरी के ऊपर एक लेख लिखा था, आओ ब्राह्मण हम ढोएंगे पाल की। उस समय क्लियर था कि नितिन गडकरी एकदम स्वीपिंग मेजॉरिटी से नागपुर में आ रहे हैं। लाने वाले कौन थे? ये आए थे किसके बरक्स? तो ये आए थे एक कोमटी सांसद से। कोमटी अति पिछड़ा में आते हैं, हमारे यहाँ भी वो बेलदार वगैरह कम्युनिटी के तौर पे आते हैं। तो लाने वालों में अम्बेडकराइट समूह था, इनके साथ खड़ा हुआ था, इनका वोटर था उस वक्त। और आज भी जो है वो लेकिन उसके तुरंत बाद एक और लिखा था मैंने कि यही समूह चेक एंड बैलेंस होगा, और ये बार बार सिद्ध हुआ है। कई मसले पे इनको जो वापस जाना पड़ा है, अब तो और जाएंगे क्योंकि अब तो 240 है। तो ये है, और उसमें जो चुटीलापन है, जो नितिन गडकरी नाराज, एक बार मैं भी गया था उनके साथ मिलने, इन्हीं रामदास जी के साथ ही गया था, तो और भी कुछ कहा था, ये तो कम कह रहे हैं जो उसका स्टेट बहुत कुछ कहा था जो कहा नहीं जा सकता। तो ये स्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं कि वो जो यदि स्वीकृति है ये, तो शायद अरविंद केजरीवाल यहाँ भी प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो तमाम स्थितियां हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय सर। आपने सुना, सभी को सुना, और मैं जो कह रहा था कि जो क्लेवरली थोड़ा सा प्ले की बात होती है, वो सब चीजें जो फूट डालो, राज करो। और दूसरा एक अजय सर, ये भी बड़ी बार हम लोग बात करते रहे, उठती रही है कि बीते 10 सालों में सर देखा जाए तो संघ ने बहुत क्लियरली है कि बहुत मलाई छानी है जो 10 साल का मोदी का राज है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है अजय सर की बड़े निर्दयता से ये लोग जब किसी की अंत करना हो, राजनीतिक अंत करना हो, तो चूकते नहीं है। याद करिए ना, अरुण सर ने भी कई बार बोला है, आपने भी बोला है कि वो संजय जोशी इस्तीफा लेने चले गए थे आडवाणी से कि दीजिए साहब आप वहां गए हैं। तो कैसे इन सबको जो ये जो करा जा रहा है, जो प्ले हो रहा है, उसमें चाहे वो ये ज्यादा ध्वनित हुआ है कि वो निशाने पर चीफ, आरएसएस चीफ है, तो अब कहीं मजबूर किया जा रहा है किसी भी तरीके से कि अब वो 5 सितारा 7 सितारा सब छोड़िए और कुछ मतलब चक्र उठा लीजिए, आप वक्त है, अब आपको यदि अपनी संस्था को पुनः उस तरीके से स्थापित करना है। तो सब पर आपकी टिप्पणी है जैसा। देखिए, आपको क्या लगता है कि कुछ बगैर आरएसएस के होता है? मैं तो सबसे बड़ी चीज यही कहता हूं कि इस गलतफहमी का पता नहीं क्यों हम शिकार होते हैं, और ये भी होते हैं कि वो लड़ रहे हैं और वो हैं। मैं पहले एक चीज आऊंगा, चूंकि अरविंद केजरीवाल पे बात हो रही थी, वहीं से उठाता हूँ। एक छोटा सा एक मैं वो सुनाना चाहता हूँ। इमरजेंसी में जेल गए थे। हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। ये मैं छोटा सा, उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था, उसी में एक सवाल के जवाब में कहा था। बहरहाल, तो मैं ये क्लिप इसलिए बता रहा था कि यह एक सत्य है। जस्ट एक लाइन डिस्टर्ब, अजय सर, एक जस्ट सॉरी डिस्टर्ब, ये जरूर हम लोग से शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने दिखाया, तो प्लीज कहीं ना कहीं हम लोग को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि यदि 100 साल के इतिहास को आप देख लीजिए आरएसएस के, देश की आजादी के पहले चले जाइए, चूंकि आरएसएस पे बात हो रही है, नरेंद्र मोदी पे बात। जी। आरएसएस क्या करती थी? सावरकर को एक खेमे में खड़ा करती है, उन्हें सपोर्ट करती है, और एक तरफ जिन्ना होते हैं। किस तरीके से जिन्ना को कांग्रेस से तोड़ा जाता है और ये किया जाता है, और उसके बाद में जिन्ना अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगते हैं, और जैसे ही वो मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, सावरकर आरएसएस
का जो नागपुर में अधिवेशन होता है उसमें पास कर देते हैं कि साहब हम ठीक है, उनको हमें मंजूर है, हमें हमारा हिंदू राष्ट्र, ठीक है। और ये क्रम चलता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बड़ी तलवारें खिंचती हैं, लेकिन 3 राज्यों में सरकारें किसकी होती हैं? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। तो यह इतिहास गवाह है कि ये असल में दिखाते हैं कि हम इसको मारेंगे, वो हमें मारेंगे और हम दोनों एक दूसरे पे हमलावर होंगे, लेकिन वास्तव में एक होते। एक यूपी के चुनाव के दौरान की एक घटना का जिक्र कर देता हूं। ओवैसी खूब कस के हमले बोल रहा था, न जाने क्या क्या बोल रहा था, और तमाम हिंदूवादी कहें देखा इस पे कांग्रेस नहीं बोलती है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है कुछ। अरे भैया एफआईआर किसे करनी थी? सरकार तुम्हारी, केंद्र में भी उसमें भी, जो भी कुछ बताते हो ये। बहरहाल कुछ नहीं, सच्चिदानंद साक्षी ने कह दिया कि वो तो असल में अपने लोगों से चर्चा कर रहा था कि वो असल में तो अपने हैं, वो जितना अच्छा करेंगे उनको करने दीजिए, इसी से तो हमें फायदा मिलेगा। और ये सब जो है सिस्टम का हिस्सा है। तो आप इससे समझ लीजिए ये आरएसएस की नीति रही है। और फिर आप देखिए जब दंगे फसाद कराए गए और सब कुछ हुआ तो जो इतने लोग मरे, गांधी जी तो सब जगह चुप कराते घूम रहे थे, समझाते घूम रहे थे। यहां क्या हो रहा था, ये उस दंगे में आग में घी का काम करके उन्हें लड़ा रहे थे और दूसरी तरफ अपने लिए जमीन बना रहे थे। जब देखा कि गांधी जी ने तो कंट्रोल कर लिया तो गांधी जी को खत्म कर दो, कि गांधी तो देखो उनका परस्त है। अरे जिसके मुंह से हर समय राम राम निकलता हो, आज सोचिए जो राम धुन गाता हो उसको आप ये कहते हैं। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये राजनीति ही इस बात की करते हैं कि कैसे हमें वो करना है। डॉक्टर सुधांशु ने जो बात कही मैं 1000% सहमत। इस देश की तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, दूसरी जगह इन्होंने कब्जा कर लिया है। और ये नहीं कि सिर्फ सामान्य से में किया है, कहीं ईसाई हैं तो कैसे उन ईसाइयों में फोड़ेंगे, अपने लोग बनाएंगे और वहां पर खेल करना है। कहीं कुछ मुस्लिमों में फोड़ करेंगे, उसमें करना है। कहीं संघी सिख बनाएंगे, उसमें करना है। जबकि याद करिए यही अमृतसर था। मैं तो चूंकि अमृतसर का ब्यूरो चीफ रहा तो उस दौरान वहां की बड़ी माइन्यूटली चीजें जानने का मौका मिला। तो 99 में जब मैं था तब नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री था। तो अब भाजपाइयों को कोई पूछता था नहीं, तो मेरे पास में आके बैठ जाते थे। तो चलो भाई ठीक है, हमें भी वो लगता था कि चलो ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, उस दौर से मैं जानता हूं, जब मैंने उसमें पूरी चीजें वहां देखी, तो आप बताइए वहां सिखों ने जब कहा कि नहीं तंबाकू पे बैन होना चाहिए, नशे पे बैन होना चाहिए, जो हॉली सिटी कहलाता है, जो हॉल गेट से शुरू होकर के और इधर पूरा जितना है चक्कर तक वो होता है, वहां पर कोई नशा नहीं बिकता। जब उसकी मांग उठी थी और कांग्रेस सत्ता में होती थी तो कांग्रेस एग्री कर गई कि हाँ हम ये हॉली सिटी बनाएंगे। तब साहब वहां पे रैली निकाली थी इन्हीं संघियों ने, भाजपाइयों ने। भाजपा तो तब नहीं होती थी है, और इन्होंने जो रैली निकाली उस रैली में यही नारे लगाए थे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शान से जिएंगे। तो ये मैं उदाहरण बता रहा हूं, आप ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनको पता कर। तो इस तरीके से ये वहां पर ये करते थे। और फिर बताएंगे बहुत बड़े ये सिख हितैषी हैं। दलितों के साथ क्या करते थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा आप देखिए, दलितों को मनु संहिता को लेकर के इतना ज्यादा ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए इन्होंने हर कुकर्म किया है। तो वो सारी चीजें देखिए, आप
जिस तरीके की व्यवस्था करना चाहते हैं, एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म, एक उसको आप बर्बाद कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों? आप सिर्फ अपनी सत्ता चाहते, तो ये इनका क्रम रहा है। तो मैं जितना जानता हूं, चूंकि संघ के काफी बड़े लोगों से मैं निकटस्थ रहा हूं, तो एक शब्द का मैं जिक्र करूंगा। मैं उन दिनों हिंदुस्तान का संपादक हुआ करता था। मोहन भागवत ने मेरे साथ चाय पीने की इच्छा व्यक्त की, तो मैंने कहा ठीक है आइए। और जब वो मेरे पास आए तो तमाम डिस्कस हुआ चुनाव को, त्रिपुरा की एक घटना को लेकर के हमारा और उनका चर्चा हो रही। उन्होंने मुझसे कहा, अजय जी आप ब्राह्मण हैं? मैंने कहा जी हाँ हूं। तो कहा आप हवन यज्ञ पूजन तो करते ही हैं? मैंने कहा बिल्कुल करता हूं, बचपन से मैं यही करता है। आहुति देते हैं? मैंने कहा हाँ देता हूं। तो कहें जब बड़े बड़े प्रायोजन होते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए कुछ आहुतियां भी दी जाती। तो आप कहने का अर्थ ये समझ लीजिए कि वो त्रिपुरा में जो 2 लोग कथित रूप से मरे थे, मारे गए थे, क्या था मुझे नहीं पता, उस आहुति को सोचिए, बड़ा प्रायोजन था, बड़ा प्रायोजन था पुलवामा, बड़े प्रायोजन है। तो ये तमाम सारे बड़े प्रायोजन है और इनको लेकर के मैं तो कहता हूं आप मेरे फेसबुक पे चेक कर लीजिएगा। पुलवामा हुआ था उस समय उसी समय मैंने लिखा था, और लिखा था ये किस तरह से प्रायोजित है और अभी एक ड्रामा बाकी है। तो आप उस दिन जो है एक्सचेंज फॉर मीडिया का कार्यक्रम था नोएडा के एक 5 स्टार होटल में, और मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था और तमाम चीजें वहां पे डिस्कस हुई थी, और जो बातें वहां पे मैंने बताई थी, आप ये समझिए वो चीजें हमें देखने को मिली हफ्ते भर बाद। ये इसलिए कह रहा हूं कि यही ये लोग करते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने देख लिया, मैंने तब भी लिखा था और आपके यहाँ प्रोग्राम में भी बोला था कि जब राजस्थान में कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी, मैंने बताया था ये संघी लोग हैं। बाद में कुछ चीजें सामने भी आई, और उसके बाद में आज जब हाई कोर्ट से उनकी जमानत मिलती है तो वो सारी बातें प्रूव हो जाती। ये असल में एक छद्म विपक्ष खड़ा करेंगे, एक छद्म वो करेंगे, ये इनकी रणनीति का हिस्सा रहा। इनकी रणनीति को यदि कायदे समझिए, कैसे इन्होंने आदिवासियों के बीच वनवासी करके जो प्रोग्राम चलाए, उनमें कैसे उन्हें बांटा, उनकी अपनी मूल संस्कृति से हटा के उन्हें ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे बहुत सारे लोगों को कि नहीं तुम हिंदू हो, तुम्हारा अपना ये कोई प्राकृत धर्म नहीं है। जो वास्तव में प्राकृत धर्म होता था उस धर्म को उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि आज प्राकृत धर्म के वास्तविक प्रणेता कौन है? आदिवासी हैं। उनको आप खत्म करके कुछ को ईसाई में बांट दो, कुछ को, भाई देखिए ईसाई मिशनरीज ने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, लेकिन उन्होंने उसके साथ में वेलफेयर भी किया। इन्होंने वेलफेयर नहीं किया, इन्होंने तो सिर्फ आपको एक नफरती बनाने का काम किया, जिस नफरत में आप फंस जाएं, हमले करें और बहुत सारी चीजें करें। उसी का नतीजा है कि 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। तो ये पूरी साजिश रचते हैं हर जगह, और ये एक जगह नहीं रचते। आप ये सोचिए हिंदू ही मुस्लिम में रचते हैं, नहीं, हिंदू सिख में भी रचते हैं, हिंदू ईसाई में भी रचते हैं। जहां पर उनसे सिख और मुस्लिम्स में भी रचेंगे, सिख और ईसाई में भी रचेंगे। ये सारी घटनाएं सामने। इसके बाद जातियों में रचेंगे। जब उससे भी ऊपर जरूरत होगी तो आपने हरियाणा में देखा, जाट बनाम गैर जाट रचेंगे। नहीं तो ऐसे भी इसको ऐसे देख लें कि कोई मतलब इन पे असर होने वाला नहीं है, कुछ भी करते रहिए, यही शायद आपका भाव। मैं कहने का मतलब ये है कि ये आपको और हमको बरगलाने का एक तरीका होता है कि मोहन भागवत ने तलवार खींच ली, मोदी। अरे साहब एक बात बताइए, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री बना है तब से तो आप सब देख रहे हैं। गुजरात के हो सकता है पीएम को सबने ना देखा हो, सीएम को। तो आप ये समझिए कि उसने कोई एक चीज ऐसी करी है जो आरएसएस के एजेंडे से अलग है। आरएसएस का आप जब उनका वो उद्देशिका पढ़िएगा तो उसके क्लॉज नंबर 2 में ही लिखा है कि कुछ पूंजीपतियों को, जो राष्ट्रवादी पूंजीपति, उनको आप कैसे संरक्षण देंगे और उनके जरिए आप दूसरों पे शासन करेंगे। साहब हम नहीं कह रहे, उन्हीं के वो कह रहे। तो अदानी अंबानी को यदि वो पोषित करता है तो साहब उसी का अंग है। फिर आगे आइए, दूसरों को कैसे शासन करेंगे, तो उनको कैसे दबाना है, कैसे दलित को कुचल देना है, कैसे उनको बरगला के उनको करके कैसे भी ये करना है। साहब एक बात बताइए, दलितों के ऊपर, तमाम छोटी और जातियों के ऊपर जो ये हमला करने वाले होते कौन? आप जाति के आधार पे मत बांटिए। कोई ब्राह्मण हमला नहीं करता, कोई यादव हमला नहीं करता, कोई वो क्या कहते हैं ठाकुर हमला नहीं करता। ये वो लोग हमला करते हैं जो असल में उस जातिवादी व्यवस्था से मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं। मैं ब्राह्मण, मैं बड़ा सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बड़ा सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं यादव हूं, मैं बड़ा ताकतवर हूं, या कोई इस तरह से ये लोग हमले करते। यही तो ये करते, यही मनुवाद जाति ऐसे नहीं है। जो जातियों की तमाम व्यवस्थाएं, उस पर मैं क्या करूं, उस पर पूरा देश दुनिया चर्चा करता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है ये असल में जातियां इसलिए उठाते हैं कि उसके जरिए नफरत का माहौल पैदा करें, आपको मारे, आपके साथ में वो करें, आपके हक छीने और यही काम करने और उसके बाद अपनी सत्ता स्थापित करें। उसी तरह मनु ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इस वर्ण व्यवस्था को ऐसे डिफाइन किया। बिल्कुल। यह वास्तव में वही काम आरएसएस करती है और यही उसका मूल उद्देश्य है। देखिए, पहले चलेंगे राष्ट्र पे बात करेंगे, फिर राष्ट्र से आगे आके आपसे धर्म पे बात करेंगे, अच्छी मीठी मीठी बातें करें, फिर धीरे धीरे उसको लेके आपके अंदर जहर धीरे धीरे करेंगे और फिर इस स्थिति में आ जाएंगे, आपका ये हो गया, मेरा ये है, तो आपके अंदर कब जहर इन्होंने बो दिया आपको पता ही नहीं चला। ये असल में वो लोग। तो ये मान के चलिए, मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सब सिर्फ तमाशा करते हैं आपको बरगलाने के लिए कि आप उसमें भटके रहिए, मूल चीज से आप हट जाइए, आप चर्चा ही मत करिए। ये है इनका खेल। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि इनका तो काम है। लेकिन जो मैं बात अरुण सर, जो हम बात अरविंद केजरीवाल के सवालों की कर रहे हैं, या जो आपकी ओर से जो चीजें उठाई गई हैं, इसके पहले भी हम देख रहे थे कि जब लोकसभा चुनाव थे उसमें भी काफी इसी तरीके से प्ले करने का काम किया था कि कैसे मोहन ने जो कहा फूट डालो राज करो, कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर उठाए थे कि अब जाने वाली है, इनकी कुर्सी जाने वाली है। या फिर उसके बाद हमने दूसरा जो देखा था कि 75 के होंगे तो हटेंगे और कुर्सी मिल जाएगी अमित शाह को। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में, जिसपे हम मूल विषय भी है हमारा, बाकी तो बहुत सारी चीजें तफसील से आई हैं, इसको कैसे देखा जाए? इस पे जो चीजें उठाई गई हैं, तो कहीं जो क्लेवरली प्ले है, कैसे इसको कैसे देखा जाए कि फूट डालो राज करो वाला जो एक कहीं निकलता है भाव? आपके टिप्पणी। संजीव जी, बात हम लोग केजरीवाल और संघ के सवालों पे कर रहे थे, पर संघ और भाजपा के इतिहास पर विस्तार से चर्चा हो गई। सभी मित्रों ने बड़ी सारा चरित्र, लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि वो चीजें जो अरविंद केजरीवाल ने अब उठाई हैं, उसमें वो सवाल अभी तक कांग्रेस उठा रही थी, तो इसका मतलब ये था कि भाई कांग्रेस की तो लड़ाई है, वो तो वो सब है। पर केजरीवाल ने बड़े आराम से भागवत जी के सामने वो चीजें रखी जो अभी तक हम सब कहते आ रहे हैं। उसके पीछे एक और संदेश है कि अगर आपको लगता है, जो अभी अजय भाई ने दिखाया वीडियो की संगी है हम, तो वही तो मैंने कहा था कि उनको अभी भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपका एक बेटा गड़बड़ हो गया है तो मैं खड़ा हूं, पीछे लाइन में हूं। मैं गोविंदाचार्य ने उनकी प्रशंसा की थी, संघ ने 2015 में उनकी मदद की थी, और दिल्ली के हर चुनाव में केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की मदद संघ करता रहा। इसलिए जानबूझ के वो चीजें सारी उठाई हैं अरविंद केजरीवाल ने, जिन पर
संघ भी चाहता है कि बात हो। संघ अपने भीतर से तो ये बातें नहीं कर सकता है, तो कौन उठाएगा? कांग्रेस की कई बातों पर ये बातें होने वाली नहीं है। तो केजरीवाल जी जब चुनौती देके उठा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा संदेश ये है कि इसके पीछे अकेले केजरीवाल नहीं है। फूट डालो राजनीति, किस पर राज करेंगे? फूट तो पड़ी हुई है, उस फूट को और कोई नहीं बढ़ा सकता। वो बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू है, संघ और बीजेपी। उन्होंने ठीक कहा है कि माँ बेटे है, माँ की कोख से पैदा हुआ है, आप बाप बेटे कह लीजिए, माँ बेटे कह लीजिए। लेकिन वो बातें जो आज संघ चाहता है कि जिन पे चर्चा हो, भ्रष्टाचारियों को अंदर लेना, 75 साल का फार्मूला, और जो चीजें की है नरेंद्र मोदी ने। और एक बड़ी चीज ये है जो भ्रष्टाचार की बात आई है पूरे देश में, आप देख लीजिए, चाहे अंबानी अडानी की बात छोड़ दीजिए, हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हजारों करोड़ के ठेके उस कंपनी को दे दिए गए जिसका रिकॉर्ड खराब है, जो ब्लैक लिस्टेड है। एक दिन में सब दे दिए। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि वो पैसा वापस लौटा रही है। कोई नहीं बात कर रहा है, ना संघ कर रहा है, ना बीजेपी कर रही है, और कांग्रेस तो करेगी क्या? तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने संघ के सामने वो सवाल रखे हैं जो संघ खुद चाहता है कि चर्चा में आए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी अब सुन नहीं रहे हैं, अमित शाह अपनी दादागिरी कर रहे हैं। अन्यथा संघ की क्या स्थिति हो रही है मध्य प्रदेश में, आप देख लीजिए, और दूसरी जगहों पर। और यही वजह थी कि थोड़े दिन पहले जब आपने चर्चा की थी, संजय जोशी का नाम क्यों आया था, कौन लाया था? नितिन गडकरी ने जो बात की थी, क्यों की थी? इन सबको समग्र मिला के देखिए, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। संघ खुद चाहता है कि ये बातें हों, और केजरीवाल चूंकि बीजेपी की बी टीम रहे हैं, उन्होंने इसको बहुत सोच समझ के उछाला है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, संघ की तरफ से कोई जवाब आएगा इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन ये सवाल लगातार घूमेंगे। आज संजय सिंह ने कहा इतना सन्नाटा क्यों है, कल को मनीष सिसोदिया बोलेंगे, ये बातें घूमती रहेंगी, और इनको हॉन्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी को हॉन्ट करेंगे, और किसी को नहीं करेंगे। और यही तो चाहिए। शिकार निशाना कौन है? नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल वो निशाना। और कहीं ना कहीं मैं यही पूछना चाह रहा था, जानना चाह रहा था सभी से एक छोटी सी टिप्पणी सुधांशु जी आपसे, संजीव सर, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, कि ये जो है कहीं संघ जो चाहता है वो कुछ प्ले हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं? जो अभी अरुण जी ने कहा, ऐसा माना जा सकता है कि उसकी मंशा है कि इस तरीके की चीजें उछले कि अपने आप कंट्रोल हो सारी चीजें, जो इनकी दादागिरी है वो खत्म हो। छोटी छोटी टिप्पणी है जी, पहले राउंड में भी संजीव सर जी, संजीव सर, पहले राउंड में भी मैंने यही बात कही, और संघ के ही बाई प्रोडक्ट हैं ये, संघ के ही अनुषंगी लोग हैं, ये भी स्पष्ट किया। और सोशल जस्टिस के खिलाफ एक चेहरे के तौर पे एक आए थे सामने, तो ये भी बेहद स्पष्ट है। तो इसमें आरएसएस के का इंटरेस्ट तो है ही। जो गडकरी वाली कहानी सुनाई उसमें भी वो जो उनके अंतर्विरोध तो स्पष्ट हैं। आरएसएस के लोगों को भी हमने कहा कि हम आप सबके मित्र हैं वहाँ, और हम जानते हैं कि क्यों बेचैन हैं वो। उन बेचैनियों में ये 4-5 सवाल हैं, तो ये इनके घर का संघर्ष भी है। तो एक चीज इसमें लेकिन थोड़ा छोटा सा खतरा होता है, और वो ये है कि भारतीय इतिहास को संघ के षड्यंत्रों का इतिहास के तौर पे देखा जाना ठीक नहीं। संघ वाले षड्यंत्रकारी हैं, लेकिन इनका इतिहास पे कंट्रोल नहीं है। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि कैसे ये काली टोपी वाले मुसलमानों के वेश में भी दंगा फैलाते हैं, और दंगों में कैसे काली टोपी वाले घुसते हैं, ये सब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, जो थोड़ा हिंदुत्ववादी थे, या और सब जानते हैं। ये षड्यंत्र करना, ये सब चीजें तो बेहद स्पष्ट है। लेकिन वो सारा इतिहास संघ के द्वारा नियंत्रित और प्रायोजित है। मैं इसका खतरा बनता है ये बात करने में कि जो अरविंद केजरीवाल अभी, लेकिन सच्चाई भी यही है फिलहाल केजरीवाल के मामले। इससे जैसे नेहरू का अपना एफर्ट है, गांधी हैं, कांग्रेस का अपना इतिहास है जिसने इम्पैक्ट डाला है। 70 सालों में जो आरक्षण ने हमें दिया, जो 70 साल में समानता के तमाम प्रोसेस ने दिया। एक दौर आया था जब ये लोग आते थे, मैंने उस समय अपने सारी बातों में, सारे भाषणों में भी जहाँ, या सारे लेखों में, स्त्री काल का एडिटोरियल भी हम 2-3 समर्पित किए कि 70 साल के मिथ से बचे, कम से कम बहुजन बचे, जो SC ST OBC बचे, क्योंकि 70 साल में ही तो हमने हासिल किया है। और ये 70 साल खारिज हो जाएगा कांग्रेस के नाम पे कैसे? कांग्रेस के जरिए ही कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस के जरिए आई है। संविधान का 70 साल है, न कि किसी कांग्रेस या किसी आरएसएस का 70 साल। तो इतिहास ऐसे चलता है। संजीव सर, बिल्कुल बिल्कुल। सुधांशु सर, आपकी टिप्पणी छोटी सी।
नहीं देखिए, एक ये हो सकता है, मतलब संभावना इसकी कहीं से खारिज नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कोई इनको अंडरस्टैंडिंग भी हो, है ना? क्योंकि जब पहले आप आंदोलन चला रहे थे तब आप एक अंडरस्टैंडिंग में थे, तो आज वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खत्म हो गई और इनका कोई टॉक नहीं हो रहा, आपसी बातचीत नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। तो सुधार की बात जहाँ तक ये है कि भाई शुचिता और वो सारे सवाल हैं, वो तो पता नहीं कितना उस पे भरोसा किया, चूँकि हमने देखा है सारी चीज़ें। अभी संजीव जी भी वो बातें कह रहे हैं और भी लोगों ने कहा कि भाई खुद ही करते हैं, खुद ही आग लगाते हैं, खुद ही फिर उसका इतिहास भी लिखते हैं, सारी चीज़ें रहती है। तो लेकिन ये हो सकता है कि चूँकि अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिल्कुल इनके इशारे पे कई जगह पर नहीं चल पा रहे होंगे, और ये भी एक बड़ी बात है कि भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने कभी आरएसएस मुख्यालय नहीं जाना हुआ। एक बीच में पिछले इलेक्शन में चर्चा हुई थी 2024 वाले में कि महाराष्ट्र में राज्यपाल के यहाँ रुके थे, वहाँ शायद कोई मीटिंग हुई थी। लेकिन कभी भी ऐसे कोई खुले में पब्लिक मंच पर कभी आपस की इन दोनों की मीटिंग हुई भी नहीं है इन लोगों की। तो कहीं न कहीं अगर अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी होगी तो, या नहीं भी बिगड़ी है या बिगड़ने जैसी कुछ दिख रही है, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स तो होता ही है, और पॉलिटिक्स में ये भी एक बड़ी बात है कि भाई आप कहते कुछ और, आपका उद्देश्य कहीं और होता है। तो उस वजह से अरविंद केजरीवाल जी को इशारा मिला होगा। अरविंद केजरीवाल जी अपना फायदा देख रहे हैं, आरएसएस अपना फायदा देख रहा है, तो इस संभावना से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, ये सारी चीजें करेंगे, ये जनता इसको किस तरीके से लेगी, क्योंकि सब अल्टीमेट बात अरविंद केजरीवाल ये सारी कहानी कहते हुए कहीं न कहीं उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो बीजेपी के वोटर हैं, क्या उनको कोई इम्पैक्ट कर पाएंगे कि नहीं। और अभी दिल्ली का चुनाव है, क्योंकि उसी में आप देखेंगे जितने जितने चैनल इस चीज को चला रहे हैं, साथ में ये भी चला रहे हैं कि भाई अटैक जो हुआ है, क्योंकि ये शायद संभावना इसकी जताई जा रही है कि दिल्ली में नवंबर में जो फरवरी में होने वाला चुनाव है, कहीं नवंबर में ना हो, जिसकी जी, जी। संभावना ये लोग जता रहे हैं। तो हो सकता है अब उस टारगेट के ऊपर कितना असर होता है, वो जो वोटर्स हैं उसको, क्योंकि टारगेट उन वोटर्स है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से अगर बात कर रहे हैं तो उनका वोटर टारगेट्स है, और संघ ने अगर लगाया होगा तो उस इनके इनके कंधे पर बंदूक रख के वो आरएसएस जो है बीजेपी क्या, एटलीस्ट अगर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर अटैक कराने की बात, तो अब देखिएगा। अगर मुझे नहीं लगता, हालांकि एक चीज और भी मैं आपको बताऊं कि आरएसएस की तरफ से कोई सीधा उत्तर आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, और अगर आएगा तो आप ये मानकर चलिएगा कि तब तो बहुत शानदार एक सांठगांठ करके ही ये सारा चीज प्रोजेक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, फाइनल टिप्पणी है सर आपकी, क्या आप? देखिए, मैं सभी की बात से सहमत होते हुए मैं आगे यही चीज कहता हूं कि मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, और मैं इसमें कुछ जो है निजी मेरे अनुभव हैं। 2020 में, जिन दिनों मैं इंडिया न्यूज का चीफ एडिटर था, उन दिनों दिल्ली में ही याद है मुझे, दंगा हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड जस्टिस थे दिल्ली सरकार के, सत्य गोपाल। तो मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो मैं बैठा हुआ था उनके साथ और डिस्कस हो रहा था। मैंने कहा ये इतना बड़ा वो हो रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। उनके साथ में पुलिस कमिश्नर भी बैठे हुए थे वहीं पे, और सारी चीज, चूंकि कोविड का दौर था तो कोई उतना वैसे नहीं। आप ये समझिए, उन्होंने कहा यार शांति रखो, कहाँ तुम शोर मचाए पड़े हो। मैंने कहा अरे क्या बात आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना के बाद आप कह रहे हैं शांति रखो। फिर चलिए वो डीजीपी चले गए। चले जाने के बाद में उन्होंने मुझे जो बताया, तो उन्होंने कहा क्यों भाई ये अरविंद केजरीवाल नहीं इस पे बोलेंगे। हमने कहा क्यों नहीं बोलेंगे, ये तो इतनी बड़ी है, और देखिए उन्हें तो बिल्कुल टारगेट करना चाहिए कि इसको लेके। उनका वो ये नहीं करेंगे, उनको जो करना है वो, मैं नाम लेके इसीलिए बता रहा हूं, कोट कर रहा हूं। और बहरहाल मैंने देखा, पूरे देश ने देखा। आप बताइए, हम 4 लोग आप सब और भी बैठे हैं, बताइए हमने देखा कि नहीं देखा। मैं तो नाम कोट करके कह रहा हूं, चेक करा लीजिए। है तो विजय देव से मैंने कहा, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका सीएम साहब ने मना किया है, इस पे कोई बात ही नहीं, जो हो जान दो, उसके बाद में देखें। अब आप ये समझिए, यह जब हो रहा हो तो आप क्या कहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि कई मामलों में लोग फंसते हैं, अपने ही लोग फंसते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। लेकिन इतना मैंने सच देखा है
उस दौर में कि क्योंकि अब कोई और काम होता नहीं था, खाली हुए तो कहां जाए, किसी के पास जाने की स्थिति नहीं होती थी। तो एक ही दो दोस्त थे ऐसे जहां जाके बैठ लेते थे और वहां से पूरी देश दुनिया की खबर भी वो हो जाती थी। तो ऐसे जो दोस्त थे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये है असल में चेहरा। आप देखिए, आप चेक कर लीजिए, जिस समय भारत सरकार ने किसानों को लेकर वो बिल पास किए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले उसको किस सरकार ने अडॉप्ट किया है, वह ऑर्डर आप पढ़ लीजिए, आप खुद कह देंगे भाई केजरीवाल ने ही तो किया था सबसे पहले। तो इसलिए अब यही मैं बस कह सकता हूं कि वो सारी चीजें, और बाद में उसी को पलटते घूमते करते घूमते, आप देखिए पंजाब में जिन जिन को कहा, क्या आज तक कभी उन्होंने सुखबीर बादल या भाजपा के किसी नेता को गिरफ्तार किया पंजाब में, जहां उनके पास पुलिस भी है, विजिलेंस भी है, सब कुछ। यहां पर सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ एक्शन, और कोई नहीं। जो बागी हुए भाजपा से या उनसे, तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई, लेकिन जो उनके साथ हैं, आप बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही तो मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं उनके खिलाफ उन पे आरोप लगाते थे, क्यों नहीं जांच कराई, क्यों नहीं जांच कराते हैं भाजपा के वो नेता जो मिनिस्टर थे, जिस समय ये कहते हैं कि उड़ता पंजाब और सब कुछ। तो मैं यह बताता हूं कि सच्चाई कुछ और है, दिखाने को कुछ और है, तमाशा बस हो रहा है। जी जी। ठीक है सर, अजय, बिल्कुल अजय सर, एक अच्छी और एक शानदार चर्चा के लिए अजय सर, आपका, सुधांशु जी, संजीव जी और अरुण जी हमारे साथ जुड़े थे, सबका मैं धन्यवाद अदा करूंगा। सुधांशु जी, मैं संजीव जी को भेज दूंगा और वो आपको फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, और हमारा अनुरोध वही होगा कि चर्चा कैसी लगी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए, प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।